Hello everyone, once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about structure of DNA. Structure of DNA का ये थर्ड पार्ट है. इससे पहले हमने दो और पार्ट्स में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देखा था. डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई है, डीएनए का अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है डीएनए, और केमिकल कंपोजिशन क्या है. तीन मेन कंपोनेंट्स थे जिनकी वजह से डीएनए बनता है. शुगर मॉलिक्यूल, एक पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस. चार नाइट्रोजनस बेसिस की हमने बात की थी. फिर इनके लिंकेज की भी बात की थी. न्यूक्लियोसाइड्स क्या हुए, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है न्यूक्लियोटाइड से, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करेंगे डीएनए की, जो मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं डीएनए का. उस डीएनए की हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है और इसे एक्चुअली में कैसे बनाया जाता है. मतलब जैसा हम बनाते हैं डीएनए को, यूजुअली टू डायमेंशनल में हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों ही स्ट्रैंड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में अगर इसको 3D वे में देखेंगे तो ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. ठीक है, ये केवल टू डायमेंशनल वे में हम ऐसे तरीके से बनाते हैं ताकि हम बता सके कि ये डीएनए इस तरीके का दिखता है. ठीक है ना, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किस टाइप से होता है, ये दो साइंटिस्ट ने बताया था. इन्होंने अपनी एक्स रेज डिफरेंशिएशन के थ्रू डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था. ठीक है, तो इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से दिए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि डीएनए किस तरीके से दिखता होगा. ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर मॉडल को हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं डीएनए का. यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट नहीं है, ये केवल बता रखा है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है. ठीक है, और वो एक स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, और वो स्टेटमेंट है ये, जो इनका पहला स्टेटमेंट था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में. देयर आर टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पहले तो वहां पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है जो एंटी पैरेलल है, अपोजिट हैं एक दूसरे के. एंटी पैरेलल का मतलब है, पहले तो पैरेलल का मतलब होता है दो ऐसी लाइंस मान लीजिए ये कोई भी कंपोजिशन है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं. पैरेलल का मतलब होता है ऐसी स्ट्रैंड्स. यहाँ पे स्ट्रैंड्स की बात हो रही है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होंगी वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगी कि वो आपस में कहीं पे भी क्रॉस ना करे, एक दूसरे के साथ कहीं पे भी इनका अटैचमेंट ना हो. इस तरीके से इनको हम कितना भी आगे पीछे बढ़ा दे तभी भी ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी. तो इसका मतलब है पैरेलल. और एंटी पैरेलल का मतलब है अपोजिट, यानी कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी. अगर हम एक लाइन को ऐसे करके ऐसे कंसिडर कर लें, एक लाइन है, इसको हमने अप से डाउन की ओर बनाया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप टू डाउन. और दूसरी इसी के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं डाउन से अप की ओर, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, इसके एंटी पैरेलल. पैरेलल भी है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है. तो यही होता है डीएनए की स्ट्रैंड्स के साथ. यहाँ पे डायरेक्शन कैसे हम डिनोट करते हैं, वन स्ट्रैंड इज अरेंज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. ये डायरेक्शन आपने पहले भी नाम सुना होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इसका क्या मतलब है, जब हमने स्ट्रक्चर देखा था शुगर का, शुगर में यहाँ पे 5th कार्बन था जो एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है, बाउंडेड होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता है. तो यहाँ पे जो 5th कार्बन है, ये जो 5th कार्बन है ये अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ. तो इस एंड को हम कहेंगे 5 प्राइम एंड, क्योंकि यहाँ पे 5th कार्बन शुगर है ऊपर से. और ऐसे ही अगर हम इसको जोड़ते जाएंगे, आपको पता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं आपस में. थर्ड वाले पोर्शन में थर्ड जो कार्बन है उसके साथ जुड़ते हैं नए फॉस्फेट ग्रुप्स. अब एक कोई एंड ऐसा होगा जो लास्ट एंड होगा डीएनए का, उस लास्ट एंड में जो थर्ड कार्बन है वो किसी भी फॉस्फेट के साथ अटैच नहीं होगा, तो जो लास्ट पॉइंट बचेगा वो थर्ड कार्बन वाला होगा, और इसी से ये डिनोट किया जाता है थर्ड प्राइम. तो लास्ट एंड यहाँ पे थर्ड प्राइम है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम. ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाली डायरेक्शन. और दूसरी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, यहाँ पे जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पे अटैच होगी वो अपोजिट डायरेक्शन वाली होगी. यहाँ पे 5th प्राइम वाला जो एंड है वो नीचे साइड को होगा, यानी कि जो 5th कार्बन है फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच, ये इस डायरेक्शन इस पॉइंट पे होगा, नीचे साइड को होगा, और उसका जो लास्ट एंड पॉइंट होगा वो सबसे ऊपर होगा. और सबसे एंड वाला पॉइंट को हम क्या कहते हैं, थर्ड प्राइम. यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन किसी भी फॉस्फेट ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा. तो ये डायरेक्शन क्या हुई, 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम, ये भी डायरेक्शन हुई, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे ये किस तरीके से अरेंज है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है और
पैरेलल है, तो इसे क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, नाइट्रोजनस बेसेस आर लोकेटेड इनर साइड ऑफ द डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप लाइज आउटसाइड। यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि नाइट्रोजनस बेसेस इस शुगर मॉलिक्यूल के इनर साइड को प्रेजेंट होते हैं, इनर साइड को लोकेटेड होते हैं दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, क्योंकि इन नाइट्रोजनस बेसेस ने पेयरिंग करके इन दोनों ही न्यूक्लियोटाइड चेन्स को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में जोड़ना है, इसलिए वो इनर साइड को होते हैं, और आउटसाइड में ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, आउटर साइड को। ठीक है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में। दूसरा जो पॉइंट है वो है डीएनए कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चेन। कॉम्प्लीमेंट्री चेन का मतलब क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये समझिए, डीएनए ड्यूप्लेक्स जो होता है वो कॉइल्ड होता है। ड्यूप्लेक्स का मतलब है ये दोनों ही स्ट्रैंड्स आपस में जब जुड़ी हुई होती है, बॉन्डेड स्ट्रैंड्स, इनको क्या कहते हैं, डीएनए ड्यूप्लेक्स। जब ये दोनों बॉन्डेड है ना यहाँ पे, तो इसी को कहेंगे डीएनए ड्यूप्लेक्स। तो ये एक सीधी ऐसे इस टाइप की चेन नहीं होती है इस तरीके से, बल्कि ये घुमावदार होती है, लेकिन दोनों ही एक साथ ही घूमते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये घूम रहे, जैसे हम यूजुअली बनाते हैं डीएनए को, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कॉइलिंग हो रही है, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल वे में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही स्ट्रैंड अपने ही एक्सिस में कॉइल हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही अपने एक्सिस में ही कॉइल हो रहे हैं, कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो कॉइलिंग होती है, एक कॉइल्ड लेडर की तरह ये दिखते हैं, तो वैसा ही टाइप का है डीएनए का ड्यूप्लेक्स। और कॉम्प्लीमेंट्री चेन क्या है ये अब डिस्कस करते हैं। पहले आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देख लो 3 डायमेंशनल वे में कि किस तरीके से दिखता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 3 डायमेंशनल वे में। अगर हम इसको देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में जैसा हम बनाते हैं यूजुअली इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर में ऐसा लगता है कि जो डीएनए की स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जबकि वो दोनों ही अपने एक्सिस में कॉइल हो रही है। ठीक है, ये चेन इस तरीके से कॉइल हो रही है और ये चेन इस तरीके से कॉइल हो रही है। तो ऐसा लग रहा है, अगर हम इसको 2D में जैसे हम बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन दिखाया गया है। आपको पता है शुगर प्लस फॉस्फेट अगर हम इसको जुड़ा देंगे, जब हम इसको जोड़ते हैं तब ये एक बैकबोन की तरह काम करता है डीएनए का। और इसके इनर साइड को ये जो पिल्स टाइप के दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, यही आपस में पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे आपको ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन दिखाया गया है। आगे इनको देखेंगे कि इनकी बेस पेयरिंग किस तरीके से होती है, और बेस पेयरिंग को ही हम फिर कॉम्प्लीमेंट्री चेन कहते हैं तब। ठीक है, तो ये डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है, जिसे डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो है कॉम्प्लीमेंट्री चेन। अभी हमने डिस्कस किया था कि डीएनए की जो चेन होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जो वर्ड है उससे पता चलता है कि अगर किसी एक चीज को पूरा करना है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 100, हमको 100 नंबर लाने हैं और हमें केवल एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए वो नंबर है 45। तो दूसरा नंबर ऐसा क्या होगा जिससे इन दोनों को मिलाएंगे तो 100 बन जाएगा? जाहिर सी बात है, सिंपल सी चीज है, अगर हम इसमें 55 मिला दें तो क्या हो जाएगा? 100 बन जाएगा। तो 100 पूरा करने के लिए हमें 45 में 55 जोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट को पूरा करने के लिए 45 को 100 बनाने के लिए 55 ऐड करना पड़ेगा, एंड 55 को 100 बनाने के लिए हमें 55 में 45 ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री। यही चीज डीएनए के केस में भी होती है। एक बेस को पूरा करने के लिए, मतलब एक बेस को पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए दूसरा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, वो भी एक बेस पेयर होना चाहिए। और एक अगर प्यूरिन है तो दूसरा पिरिमिडिन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेस पेयरिंग होती है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनाते हैं। द नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंकिंग यूनिट। इन्हीं की वजह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में लिंक होती है। ठीक है, पेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन 1 प्यूरिन एंड 1 पिरिमिडिन। एक प्यूरिन है, प्यूरिन आपको पता है 2 होते हैं। प्यूरिन एक ग्रुप है जिसके अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं, एंड पायरिमिडिन या पिरिमिडिन एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर साइटोसिन और थाइमिन आते हैं इन केस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो एक पिरिमिडिन
एक प्यूरिन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, दो प्यूरिन एक साथ नहीं बनेंगे। एडेनिन और ग्वानिन के बीच में पेयरिंग नहीं होगी, एडेनिन और थाइमिन के बीच में होगी, ठीक है। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होगी। साइटोसिन और थाइमिन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक प्यूरिन और एक पिरामिड, एक प्यूरिन पिरामिडिन को बॉन्ड करने के लिए, मतलब जो लास्ट जो 100 मान लीजिए इनकी बॉन्डिंग है, मतलब एक बॉन्ड दोनों को चिपकाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में रिजल्ट में चिपकाना है, ठीक है। दोनों को चिपकाने के लिए या दोनों को आपस में लिंक करने के लिए एक प्यूरिन का कॉम्प्लीमेंट्री है पिरिमिडिन। एक प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन होना जरूरी है, नहीं तो वो लिंक नहीं कर पाएंगे। और अगर पिरिमिडिन है तो पिरिमिडिन के साथ साथ प्यूरिन होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और इसे क्या कहते हैं, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दिस पेयरिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इनके बीच में पेयर बनेगा, एक प्यूरिन का पिरिमिडिन के साथ पेयर बनेगा, तो इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और ये चेन जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, इस चेन को कॉम्प्लीमेंट्री चेन कहेंगे। इसलिए डीएनए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री चेन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बेस पेयरिंग आपको दिख रही होगी एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में, तभी जाके ये दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है आपस में अटैच हो रहे हैं और इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जहां पे आपको बीच में पिल्स टाइप के दिख रहे हैं, वो यही चीज है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन मिला के बना रहे हैं, जिसकी वजह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ पा रही है। आगे और पॉइंट्स जो थे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में दिए गए, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्यूरिन्स यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन पेयर विद पिरिमिडिन, पहले भी बात की थी। पिरिमिडिन कौन सा है, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब यहाँ पे भी किस किस के बीच में पेयरिंग होगी और कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, एडेनिन थाइमिन के साथ ही बॉन्ड करेगा, कभी भी ये साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो थाइमिन है। ऑल्दो साइटोसिन भी एक पिरिमिडिन है, लेकिन ये एडेनिन के साथ कभी भी बाइंड नहीं होता है। ऐसे ही ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन, ग्वानिन भी केवल साइटोसिन के साथ होगा, थाइमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री है, इन्हीं के साथ ये बॉन्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। एडेनिन एंड थाइमिन लिंक टुगेदर थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। ये वाला साइन जो है वो इक्वल का साइन नहीं है, ये बॉन्डिंग का है, ए एंड टी। ए और टी का मतलब है एडेनिन एंड थाइमिन, और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो इनको तोड़ा भी जा सकता है, दो स्ट्रैंड्स को अलग भी किया जा सकता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ग्वानिन एंड साइटोसिन होते हैं ये बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं जी एंड सी के बीच में। जी मतलब ग्वानिन एंड सी मतलब साइटोसिन। 2 adjacent nucleotides of each chain are joined together through phosphodiester bond। ये तो आपको पता है कि जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना हुआ है जिससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड इस पहले वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ा है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर है, जिससे शुगर और एक बेस पेयर, एक बेस जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे फिर से जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है शुगर के साथ, यहाँ पे भी फिर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है वहां पे जिसके साथ भी फॉस्फेट की बाइंडिंग होगी उसके साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनके बीच में भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ये भी अपने स्टेटमेंट में उन्होंने दिया था। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है, कॉइल्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी इनके बीच में हो रही है। न्यूक्लियोटाइड्स अंदर साइड को जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अंदर साइड को है, इनर साइड को, और बाहर फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। तो इस टाइप से इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि डीएनए कैसा दिखता है और एक्चुअल स्ट्रक्चर डीएनए का कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनए ड्यूप्लेक्स की। डीएनए ड्यूप्लेक्स कुछ नहीं है, वही दो स्ट्रैंड्स जो आपस में बॉन्ड है, जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा था, दो स्ट्रैंड्स आपस में लिंक थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से,
वही चीज होती है डीएनए ड्यूप्लेक्स। ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा था वही स्ट्रक्चर है डीएनए ड्यूप्लेक्स। अब इसके मेजरमेंट की बात करेंगे कि कितना इसके डिस्टेंस कितनी है, इसके एक टर्न में कितना इसकी डिस्टेंस होती है, डायमीटर क्या है, ये सारी चीजें। The DNA is in which two strands of DNA link together with hydrogen bond called DNA duplex or double stranded DNA. DNA duplex को हम double stranded DNA या dsDNA भी बताते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, पर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको डीएनए ड्यूप्लेक्स कहेंगे। डायमीटर ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है। ये जो पोर्शन है इतना, ये इसका डायामीटर कहलाता है। डायामीटर कितना है एक डीएनए ड्यूप्लेक्स का? 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, एक टर्न की डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे जो दिखा रखा है नैनोमीटर में, ये होता है एक टर्न, जहाँ पे डीएनए पूरा एक टर्न अपना कंप्लीट कर रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा एक टर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे खत्म। तो ये वाला जो हिस्सा आया, इतना जो डिस्टेंस है डीएनए का, ये डिस्टेंस है कितना? 24 एंगस्ट्रॉम। इन केस ऑफ बी डीएनए की बात हो रही है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था अपने मॉडल में, वो बी डीएनए था। आगे आप देखोगे डीएनए के अदर टाइप्स भी हैं, हम बात कर रहे हैं बी डीएनए की, ठीक है। वन टर्न ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स कंटेन्स 10 न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो वन टर्न है डीएनए का, जिसकी अभी हमने बात की थी, जो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी डिस्टेंस थी, इसमें लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है न्यूक्लियोटाइड्स अभी आपने देखा था, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड्स बताया था ना, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है पेंटोज शुगर के साथ, और पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजनस बेसिस है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इस पूरी डिस्टेंस में या इस पूरे टर्न में, ठीक है। ऐसे ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी इसी टाइप का होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे दिखा नहीं रखे हैं, लेकिन आप इसको नाइट्रोजनस बेसिस से समझ जाइए। ये जो दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो लेंथ, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, वो क्या होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसका मेजरमेंट इतना है। डीएनए ड्यूप्लेक्स के पास दो ग्रुप्स भी होती हैं। ग्रुप्स का मतलब होता है डिप्रेशन टाइप का, जैसे आपको यहाँ पे एक ग्रुप दिख रहा होगा और एक यहाँ पे है। एक छोटा ग्रुप है, एक लंबा है, एक बहुत ही ज्यादा डीप है और एक कम डीप है। तो कम डीप वाले को माइनर ग्रुप कहते हैं, और मेजर ग्रुप किसे कहते हैं? जो डीप वाला है, डीप डिप्रेशन है जो, ठीक है। दो ग्रुप्स हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, इनके क्या रोल है। मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप, ये मेजर है और ये माइनर है, ठीक है। ये डिफरेंस बताने के लिए है कि जेड डीएनए और बी डीएनए में किस टाइप की ग्रुप्स होती हैं, तो उसमें डिस्टेंस आ जाएगा कि डिफरेंस आ जाएगा कि बी डीएनए में किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जेड डीएनए में कैसा होता है, ए डीएनए में कैसा होता है। ये सारी चीजें टाइप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट जो चीज बच गई इसमें, वो है चारगर्स रूल। चारगर्स रूल वही रूल्स हैं जिनको माइंड में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया था डीएनए का। तो ये रूल्स जो है वो काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से, आपको बहुत सिंपल भी लगेंगे। ये बेस पेयरिंग से ही रिलेटेड है। पहला जो रूल है वो है अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्वेनिन। ये एक दूसरे के साथ पेयर बनाते हैं, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है। इनके बीच में पेयरिंग भी होती है और इनकी अमाउंट भी इक्वल होती है। जितनी एडेनिन की अमाउंट होगी उतनी ही थाइमिन की भी अमाउंट होगी, जितनी साइटोसिन की अमाउंट होगी उतनी ही ग्वेनिन की भी अमाउंट होगी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ये, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इक्वल टू के साइन से। द मोलर रेशियो ऑफ A and T is equal to 1. Similarly, molar ratio of G and C is equal to 1. इसका मतलब क्या है कि अगर हम G और C को ऐसे इनका रेशियो निकालेंगे तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब वो 1 होगा, ठीक है। इनका रेशियो 1 होगा, चाहे वो G और C का करें, एक ही चीज है, ये दोनों एक दूसरे के
इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो इनका मोलर रेशियो भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वही चीज है। और तीसरी भी वही चीज डिनोट करती है, अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स आर ऑलवेज इक्वल। ए एंड जी एंड टी एंड सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन। सिंपल चीज है, पहले वाले रूल से ही ये रिलेटेड है। अगर हम ए इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको ए और जी ही रहने दें, ठीक है, ए और ये मान लीजिए ये जी ही है, ए एंड जी, और यहाँ पे टी क्योंकि ए के इक्वल होता है तो इसको हम ए मान लेंगे। और अगर हम इसको सी क्या है, जी के इक्वल है, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास जी आ जाएगा, ए एंड जी यहाँ पे भी आ गया, ए और जी वहां पे भी था। ठीक है, दोनों ही जगहों पे ए एंड जी है, क्योंकि इनके अमाउंट इक्वल है, तो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। इनको अगर हम जोड़ देंगे, एडेनिन, ग्वानिन एंड थायमिन और साइटोसिन, तो ये एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो ये रूल है चारगॉस रूल, और बहुत ही सिंपल है, सारे रिलेटेड ही हैं, सिमिलर ही टाइप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए के टाइप्स की बात करेंगे, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, एक दूसरे से कैसे ये डिफरेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।